देश में कोरोना की पहली लहर, जी हां, देश में कोरोना की पहली लहर बिन बुलाए आई थी, लेकिन दूसरी बाकायदा बुलाई गई। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर समय रहते नहीं चेते तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। अब न केवल सांसें टूट रही हैं, बल्कि व्यवस्था पर भी सांसें अब टूटने लगी हैं। जी हां, इस बात को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सीबीएसई की परीक्षाओं को टाल दिया गया। 10वीं और 12वीं तक की परीक्षाएं पहले 4 मई से होनी थी, लेकिन अभिभावक और बच्चे देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आज केंद्र की तरफ से इसको लेकर मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया गया कि परीक्षाओं को फिलहाल रद्द किया जा रहा है। यानी कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं और 12वीं की स्थगित। और परीक्षाएं कब होंगी इसके बारे में 1 जून को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई परीक्षा रद्द करने का स्वागत किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मैं खुश हूं कि सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये लाखों बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए राहत की खबर और जानकारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस पर क्या कहना है, अब आप वो सुन लीजिए। खुशी है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रीशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रीशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएं। आज उस बारे में फैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। जी हां, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अलग अलग प्रदेशों के नेता, मंत्री, शिक्षा मंत्री ये गुहार लगा रहे थे केंद्र से कि आखिर जो परीक्षाएं हैं, सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं टाल दी जाएं, रद्द कर दी जाएं, स्थगित कर दी जाएं। ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला लिया और ये बड़ा फैसला। देश के लाखों छात्र इस कश्मकश और असमंजस में थे कि क्या उनकी परीक्षाएं जो मई में शुरू होने वाली थी वो होंगी भी या नहीं। आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसे ही एक छात्र आयुष नंबियार जो कि 12वीं के छात्र हैं, मॉडर्न पब्लिक स्कूल से हैं, वो हमारे साथ है। आयुष, आखिर आपके मन में जो चल रहा था, परीक्षा होगी या ना होगी, आज इस पर सरकार ने ऐलान कर दिया कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं और 12वीं की स्थगित। कैसा महसूस कर रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आज इन्होंने हमें कुछ क्लैरिटी दी। पर मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या आज हमें सच में कोई क्लैरिटी मिली है या क्लैरिटी को पोस्टपोन किया है? बोर्ड एग्जाम तो इन्होंने पोस्टपोन करे ही हैं, पर 12वीं कक्षा के इन्होंने तो हमारी क्लैरिटी जून 1 तक के लिए पोस्टपोन कर दी है। मैं एक 12th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, मॉडर्न बाराखंबा का। मेरे को क्लैट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना है जो जून 13 तारीख को था। अब जिस तरीके से हालात दिखाए जा रहे हैं, जून 1 को ये
देखेंगे कि अभी 13 महीने ऑलरेडी मैं 12वीं कक्षा में रह चुका हूं। अब ये चाहते हैं कि मैं 2 महीने वेट करूं कि पता लगे कि पेपर कब है या परीक्षा कब है। उसके लिए मेरे को अभी 2 महीने और वेट करना है, उसके बाद 2 महीने फिर मेरे को परीक्षा देने के लिए रखना है, फिर आंसर रिजल्ट आते आते 2 महीने, तो मतलब अक्टूबर तक ये चाहते हैं कि हम एक ही कक्षा में रहें। ये चाहते हैं कि मैं 18 महीने अपने इस वर्ष के मैं 12वीं में निकाल दूं। कॉलेज का क्या, मैं क्लैट एग्जाम दूंगा, उसका क्या, कब है, उसकी डेट्स पोस्टपोन हो रही है, नहीं हो रही है। इतनी एंजाइटी क्रिएट हो गई है हर स्टूडेंट में, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, हर स्टूडेंट में। मैं कहता हूं कि या आर या पार, या तो अभी हमारे पेपर जिस तरीके से जिस समय पे हो रहे थे उसी समय पे हमारे पेपर किए जाए, या तो फिर यही पेपर ये पोस्टपोन या ना कर, क्योंकि जिस हिसाब की एंजाइटी इन्होंने क्रिएट करी है वो बहुत ज्यादा है। मेरे मेंटल हेल्थ या किसी भी, हम सब परेशान है कि पिछले 14 महीने से, जब 13-14 महीने से हम ऑलरेडी वही एक किताब पढ़ रहे हैं। अब वही अभी और 4 महीने अगर हमें ये कहें वही एक किताब, और हमारे कॉलेज हमारे फ्यूचर पे एक सवाल था इस निर्णय ने लिया। 10वीं के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर 12वीं के बच्चों के लिए, जिनके लिए एक जिंदगी का नया कदम था कॉलेज, वो पता नहीं लेकिन है कब होगा। आयुष आपने जो जवाब दिया मेरे सवाल पर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी खुशी और ज्यादा गम है आपको। लेकिन जहां तक बात की जाए आयुष, इस समय दुनिया में जो हालात हैं और कोरोना भारत में जिस तेजी से बढ़ रहा है, जी हाँ, आपको लगता नहीं कि जो परीक्षा केंद्र होंगे वो परीक्षा केंद्र हॉटस्पॉट बन सकते हैं? ऐसे में सरकार ये सोच रही है, देखिए 10वीं को लेकर तो यह है कि आप 11वीं में कॉलेज जाते हैं, प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन 12वीं, जैसा कि आपने कहा, आपकी क्लैट की एग्जाम की आपकी तैयारी है, आपने साल भर पूरी तैयारी की है इस परीक्षा के लिए। ऐसी सूरत में आयुष, आपको नहीं लगता कि अगर ये परीक्षा और आपके 12वीं को लेकर प्रमोट कर दिया जाए तो ऐसे में मापदंड और मानक क्या रह जाएगा, पैरामीटर क्या रहेगा? क्योंकि 12वीं के बाद इट्स द गेटवे ऑफ द करियर, एवेन्यूज खुलते हैं। आयुष, आपकी बिल्कुल सारी बातें सहमत हूँ। कोविड किसी को देख के कि ये छोटा है बड़ा होके नहीं होता, ये किसी को भी हो सकता है। कोविड अब एक रियलिटी बन चुका है, इट इज नो मोर एक ये किसी को हो गया नहीं हुआ, इट्स अ पैंडेमिक जो सबको एक ही तरीके से। पर आप ये भी तो देखिए, फिर इलेक्शन और कुंभ मेला जिस हिसाब से भी हो रहे हैं, जिस संख्या में हो रहे हैं, उससे कोविड नहीं फैल रहा। मैं ये सवाल पूछूंगा, कुंभ मेला और अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं पूरे देश में, हर स्टेट में इलेक्शन है, उन इलेक्शन की वजह से जो रैलीज हो रही हैं इतने भारी संख्या में, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, आपको क्या लगता है उससे कोविड नहीं बढ़ा? हम तो फिर भी, हमारे को तो वैक्सीन भी अलाउड नहीं है। हमारे एज ग्रुप, हमारे 18 से पहले तो आप वैक्सीन लगवा भी नहीं सकते। मैं वैक्सीन नहीं लगवा सकता आज की डेट। तो ये तो एक और सवाल बन गया कि हमारे एग्जाम भी आप चाहते हो कि हम ऑफलाइन दें, ऑनलाइन नहीं दे सकते। ऑफलाइन देना चाहते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे, और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन होने के बाद हमें वैक्सीन भी नहीं, तो हमारी तो सिक्योरिटी, आप चाहते हैं कि, आपको लगता है कि 3 घंटे में सोशल डिस्टेंसिंग, 3 घंटे आप एक ही कक्षा के अंदर बैठे, आप चाहे 6 बच्चे भी बैठे, किसी एक को भी हल्का सा भी कुछ हुआ तो वो सबको होगा, चाहे आप कितना मास्क पहन लो, आप 3 घंटे एक कमरे, बंद कमरे में, आपको इट विल स्प्रेड। जी आयुष, आपने जो बातें की, आपने जो जानकारी दी, और आपके मन में और आपके जैसे लाखों छात्रों को क्या लग रहा है सरकार के इस फैसले को लेकर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने एक बात जरूर कही कि जी हां, सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सियासी उद्दंडता बढ़ती जा रही है, इस पर भी काबू किया जाना ज्यादा जरूरी है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर ट्रेन के डिब्बों का इस्तेमाल कर बने आइसोलेशन कोच की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि बढ़ते केस के कारण कई राज्यों के अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायत सामने आ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लिहाजा गुजरात की सीमा से सटे महाराष्ट्र के नंदुबार से सांसद हिना गाविते ने पश्चिमी रेलवे से तकरीबन 95 कोच और 1500 बेड की मांग की थी। इसके बाद उनकी पहल रंग लाई और रेलवे ने कई डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में तब्दील कर दिया, जिसमें स्लीपर और जनरल कोच की मॉडिफाई की हुई बोगियां हैं। साथ ही इन कोचों में रेलवे ने खाने पीने और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए हैं। दरअसल जिले में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है और मार्च से ही यहां हर दिन करीब 400 नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। लिहाजा अस्पताल में बेड फुल होने पर विकल्प के तौर पर इन कोचों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी आपने देखा कि अब रेल के कोच भी अस्पताल बन रहे हैं।
कोरोना महामारी की वजह से महाराष्ट्र में हालात काफी खराब हैं। विदर्भ के चंद्रपुर इलाके में एक बेटा अपने पिता को इंजेक्शन देकर मार देने की गुहार लगा रहा है। इस युवक के पिता कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव निकले थे। जब विदर्भ में उन्हें अस्पताल में कोई बेड नहीं मिला तो वो अपने पिता को तेलंगाना लेकर गया, लेकिन वहां भी उसको कोरोना के बीमार पिता को किसी ने भर्ती नहीं किया, जिसके बाद वो अपने पिता को वापस चंद्रपुर लेकर आया और हताश होकर सरकार से उन्हें इंजेक्शन लगाकर मारने की बात और अपील करने लगा। पॉजिटिव हुआ है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से फिर रात में 1 बजे तेलंगाना गया। तेलंगाना से 3 बजे पहुँचा। 3 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से वापस आया सवेरे अभी और यहाँ पे आके खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो ना। मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे। जी आप एक बेटे की पुकार सुन रहे थे। व्यवस्था से उसकी पुकार थी, इसलिए मैंने अपने शो की शुरुआत में कहा था अब न केवल सांसें टूट रही हैं बल्कि व्यवस्था पर से भरोसा भी टूट रहा है और उठ रहा है। जी हाँ, इसी पर ताज़ा बातचीत और जानकारी के लिए हम मुंबई भी चलेंगे, लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जी हाँ, 2 खास मेहमान। जी हाँ, डॉक्टर अंकिता वैद्य जो कि MD संक्रामक रोग एम्स की हमारे साथ हैं और हमारे साथ डॉक्टर मुदीत सब्रवाल हेड मेडिकल अफेयर्स बीटो के हमारे साथ हैं। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी उर्वशी खोना मुंबई से हमारे साथ है। उर्वशी, अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र में जो कि कहा जा रहा है चेन ब्रेक, जी हाँ, महा लॉकडाउन या महा कर्फ्यू कहा जाए इसे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो महज कुछ 1 घंटे के बाद ब्रेक द चेन के नाम के अंदर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज होने वाले हैं। जैसे कि लॉकडाउन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब बोलने के समय भाषण देते हुए स्टेट को एड्रेस करते हुए कहा तो लॉकडाउन यूज नहीं करना चाहते। पर हाँ, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी अगर पर्सन हो उसे बिना काम के बाहर निकलना ही नहीं है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज अलाउड होंगी और ट्रेन और बसेस भी हैं, वहाँ पे भी एसेंशियल सर्विसेज अलाउड होगी, ये इनका कहना है। रेस्टोरेंट और जो सारे दूसरी ऐसी जगहें हैं वहाँ पे सब पार्सल सिस्टम अलाउड होगी। मेडिकली और एसेंशियल सर्विसेज को लेकर जो लोग हैं, जो मेंबर्स है, स्टाफ है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। तो एक हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज होंगे। इन सबके बीच कुछ पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं, पर कहीं न कहीं ये एक अपोजिशन की डिमांड थी, जिसके बाद ये नंबर्स कुछ आ रहे हैं घोषणाओं के, पर अपोजिशन इसे एक्सेप्ट नहीं करता और अपोजिशन कहता है कि ये कंप्लीट आई वॉश है जो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव की सरकार कर रही है। उर्वशी, ठीक 23 घंटे पहले उद्धव ठाकरे ने अपील की थी केंद्र सरकार से कि वो चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना के जरिए जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है राज्य में, और अभी हमने एक केस स्टडी भी दिखाई चंद्रपुर की जो कि तेलंगाना से सटा हुआ जिला है महाराष्ट्र का, वहां पर क्या आलम है। लेकिन ऑक्सीजन को लेकर जो उद्धव ठाकरे की अपील थी, जो गुहार थी, उसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास कि आखिर केंद्र सरकार महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी कैसे दूर करेगी? अब तक ऐसा कोई कम्युनिकेशन सेंटर की ओर से नहीं हुआ है, पर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो पूरी ओवरलोडेड है। ये नंबर, कोरोना के नंबर जो एक्सप्लोड हुए हैं उसके चलते, फिर आप उसमें रेमडेसिविर की बात करो, ऑक्सीजन बेड्स की बात करो, नॉर्मल बेड्स की बात करो या हेल्थ वर्कर्स की बात करो, सीवियर और एक्यूट शॉर्टेज है इन सब की, जिसको लेकर हेल्थ केयर मैकेनिज्म पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, ओवरलोडेड है। और इसलिए सिर्फ एक आज चंद्रपुर का देखा, कल हमने अलग अलग जगहों पे देखा कि कैसे रिक्शा में ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, व्हील चेयर पे लोगों को बिठा के ऑक्सीजन लगाया जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा
हम कह सकते हैं सीवियर शॉर्टेज, ऐसा SOS और क्राइसिस वाली राज्य में फिलहाल स्थिति है, जिसको लेकर सेंटर से गुहार लगा रही है या गुहार डिमांड किया जी जा रहा उर्वशी, है। उर्वशी आप बने रहिए, उर्वशी आप बने रहिए, हम बात करेंगे पलायन पर भी। जी हाँ, लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से लोग अब पलायन करने लगे हैं। इस बीच आज रात 8 बजे से लागू होने वाली ब्रेक द चेन मुहिम को लेकर महाराष्ट्र के डीजीपी का आखिर क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। जो महाराष्ट्र शासन ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है, वो आदेश आज 8 बजे से लागू हो जाएगा। उसमें कुछ प्रतिबंध शासन ने लगाए हैं। वो प्रतिबंध शासन ने कई माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, और मैं भी आपके इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए, शासन ने इस बार बहुत सोच समझ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी आदमी पर कोई असर ना आए, इसलिए सारे ग्रोसरी की दुकान जो आपको रोज़ के खाने की समस्या है, उसको नज़र में रखते हुए उनको शुरू रखा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो भी दुकानें हैं वो शुरू रखी गई है। इसके अलावा सारा ट्रांसपोर्ट शुरू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी जहाँ इमरजेंसी है वहाँ के लिए अलाउ किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाराष्ट्र में पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो एक पास की प्रथा की गई थी। अब वो पास की प्रथा इस बार हमारे सजेशन से शासन ने इस बार लागू नहीं की। उसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं जाना है और आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो आप जा सकते हैं, और पुलिस आपको उसके लिए बिना कारण हैरान नहीं करेगी। उसकी जवाबदारी हमने ली। जी, कोरोना से प्रदेश परेशान है, यानी सारा देश परेशान है, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं वहां लोग परेशान हैं। लेकिन आप डीजीपी संजय पांडे को सुन रहे थे, जो कि प्रदेश की व्यवस्था से कुछ दिनों पहले खुद परेशान थे। जी आइए लौटते हैं हम अपने पैनल की ओर। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता वैद्य हमारे साथ हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मुदित सबरवाल। अंकिता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या लॉकडाउन के चलते कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? एक विकल्प है, बट जैसा हमने देखा था लास्ट ईयर कि जब लॉकडाउन किया था तो इकोनॉमी हमारे देश की काफी चरमरा गई थी। तो लॉकडाउन एक पर्टिकुलर समय के लिए किया जा सकता है, मगर ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आज के डेट में हम देख रहे हैं मिसिंग हो गया है लोगों में। एक पॉलिटिकल पार्टीज की रैली हो रही है, दूसरी चीजें सोशल गैदरिंग हो रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो ये चीजें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करें, इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन एक विकल्प है, बट ये केवल एक विकल्प नहीं है, हमें सारी चीजों को देखना पड़ेगा अभी जो सिचुएशन है। अंकिता जी, यू आर एन इन्फेक्शियस एक्सपर्ट, इन्फेक्शन एक्सपर्ट हैं आप। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो संक्रमण के आंकड़े हैं, ये कैसे काबू कर पाएगी सरकार, या एक आम इंसान को इससे कैसे बचना चाहिए? इस समय आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं। मास्क भी इस समय वैक्सीन का ही काम कर रहा है, लेकिन लोग लापरवाह हो जाते हैं। जब लोग लापरवाह होते हैं तो स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वैक्सीन जो है, वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग, लेकिन साथ ही साथ वो मास्क का प्रिकॉशन छोड़ दे रहे हैं। तो वैक्सीन अगर लगवाते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आप 100% वैक्सीनेटेड होने के बाद आप अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। आपको मास्क जरूर पहनना है, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग, ओवरक्राउडेड जगह पे अवॉइड करना है, जाना है। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट है कि जो पब्लिक मीटिंग्स अभी हो रही हैं, जो इनिशियली हमने देखा था 3 महीने पहले तक सब सारी प्लेटफॉर्म हम ऑनलाइन आ गए थे, जिससे हमने कोरोना पे काफी हद तक जो फिगर्स से हमारे डाउन जा रहे थे, वापस से अब देख रहे हैं पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, लोग गैदर कर रहे हैं, कुंभ मेला हो रहा है, ये सारी चीजें जो जी डॉक्टर अंकिता मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ डॉक्टर मुदित सबरवाल भी हैं। डॉक्टर मुदित, इस तरह के चेन ब्रेक करने के सरकार के जो प्रयास हैं, आपको लगता है कि कोरोना को खत्म किया जा सकता है इसके जरिए, या केवल ये चेन ब्रेक होगी? चेन ब्रेक करना तो बहुत जरूरी है, बट जैसे डॉक्टर अंकिता ने कहा, वैक्सीनेशन उसका एक प्रयास है, बट मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बेसिक्स हैं। तो इसके बिना चेन ब्रेक करना बहुत मुश्किल है।
तो वहीं पे जहाँ पे हम सब लोग चेन ब्रेक करने की या कोरोना को कम करने की बात कर रहे हैं, वहीं पे कुंभ मेला या इस तरीके से सोशल गैदरिंग होंगी तो चेन ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर मुदित, आपके पास हम आएंगे। लिहाजा अस्पताल से शव को बाहर निकालते वक्त परिजनों की नजर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पड़ी, जिन्हें देखते ही मृतक पवन गुप्ता की बेटी का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल रांची के अस्पतालों से लगातार मिल रही अव्यवस्था की शिकायतों का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोविड अस्पताल का निरीक्षण शुरू कर दिया, लेकिन इसी समय कोविड मरीज पवन गुप्ता के बेहतर इलाज के लिए परिजन रांची के कई अस्पतालों का चक्कर काटने के बाद अंत में सदर अस्पताल पहुंचे, जहां एम्बुलेंस में ही उनकी मौत होने पर उनकी बेटी का गुस्सा नेताओं पर कुछ यूं फूट पड़ा। हालांकि इस बेटी की चीख पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान एक महिला मेरे पास आई और रोने लगी। कारण पूछा तो बताया कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। इस दुखद घटना ने उन्हें भी झकझोर करके रख दिया। देखेंगे कि क्या क्या वहाँ दिक्कतें हैं। अचानक जो है कोरोना का ये जो संकट है ये अचानक गहरा गया है और इस कारण जो है अनेकों परेशानियां हो रही हैं, लेकिन हम आप सभी मिलकर इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और बिना कोई घबराहट के, ये भी एक तरह की बीमारी है, इस बीमारी को हम सभी को मिलकर इसका सामना करना है। तो मैं समझता हूं कि मेरे आने से थोड़ा और हमारे जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी बहनें हैं, सारे लोग जो है और ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। अच्छा, एक दर्दनाक घटना हुई आपके सामने, दहलीज पर एक व्यक्ति मर गया, कई घंटे तक सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा और जो यदि कोई कमी खामी है और यदि उनके परिजन लिख के देंगे तो उस पर जो है विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी भले ही बेटी का दुख समझने के दावे करने में जुटे हों, लेकिन सच तो ये है कि कोरोना ने अस्पतालों और सरकारी दावों की पोल खोल दी है, जहां मौत सिर्फ एक गिनती है, सिर्फ एक आंकड़ा है, क्योंकि हर मौत के बाद नेता, मंत्री नए दावे, आर्थिक पैकेज का मरहम और सांत्वना की 2 लाइनें बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन किसी की मौत उनके परिवार वालों को जिंदगी भर का गम दे जाती है। इस रिपोर्ट को देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि आप और हम हमेशा संघर्ष करते रहे मंदिर और मस्जिद के लिए। काश कि हम अगर अस्पताल के लिए संघर्ष कर रहे होते तो आज इस बेटी की ये चीख हमें इस तरह से न देखनी और सुननी पड़ती। लेकिन जी हाँ, इन दिनों मंदिर और मस्जिद दोनों बंद हैं, अगर खुले हैं तो केवल अस्पताल। आइए लौटते हैं अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर अंकिता वैद्य और डॉक्टर मुदित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंकिता, आपने ये रिपोर्ट देखी है, भावनात्मक रिपोर्ट। आपको देखकर नहीं लगता कि इस समय जो व्यवस्था हमारी चरमराई हुई है, ये हमारे बढ़ते आंकड़े हमारे लिए, हमारी आरोग्य सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जितने नंबर ऑफ केसेस हैं और जो हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं, वो उसका रेशियो में अगर हम देखें तो काफी डिफरेंस है। और जो केसेस भी हो रहे हैं इस वायरस के कारण, जो सेकेंड अभी वेव आया है, इसमें विरुलेंस ज्यादा देखा जा रहा है कि सिवियरिटी डिजीज, जो पहले हम कहते थे कि जो सीनियर सिटीजन थे उनको ही ये वायरस सीवियर डिजीज या मॉडरेट टू सीवियर डिजीज कर रहा था, अभी देखा जा रहा है कि जो यंग लोग हैं उनमें भी काफी हद तक निमोनिया हो रहा है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है। तो ये जो पुराना कंसेप्ट था, जो पुराने वायरल स्ट्रेन के साथ था कि उसमें सिर्फ एल्डरली या कोमॉर्बिडिटी वाले जो थे वो हाई रिस्क में थे, अभी जो देखने को मिल रहा है इस सेकेंड वेव में जो वायरस का स्ट्रेन घूम रहा है, इसमें यंग लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके कारण नंबर जो है, संख्या वो काफी ज्यादा हो गई है, जो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। और हमारे पास, मैं खुद एक इंफेक्शियस डिजीज की डॉक्टर हूँ, इंफेक्शियस डिजीज फिजिशियन हूँ, दिन रात ऐसे पेशेंट्स को देख रही हूँ और काफी डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें कि लोग
को हम बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस नहीं है। तो अगर कुछ इस पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है जिसमें कुछ ऐसे सेंटर्स क्रिएट किए जाएं जहां पर हम पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उस समय उन चीजों को दिए जा सके जिससे उन्हें बचाया जा सके। बिल्कुल जी, और टाइमली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर मुदित अग्रवाल, जैसा कि डॉक्टर अंकिता ने अभी कहा, उन्होंने जिक्र कहा कोमॉर्बिडिटी का। चूंकि आप खुद एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं और आप डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे और आपको देख रहे सुन रहे लाखों करोड़ों दर्शक ये समझना चाहते हैं कि आखिर कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हम ये चाहेंगे कि इस वक्त आप देश के सवाल के इस कार्यक्रम में आप हमारे दर्शकों को समझाएं और बताएं। देखिए, कोमॉर्बिडिटीज जो हैं वो किसी भी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, कोई भी क्रॉनिक डिजीज उसकी कॉम्प्लिकेशन से होती हैं और एंटीबॉडीज उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो बॉडी प्रोड्यूस करती है और उसको उस एंटीजन को फाइट करने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर अंकिता भी कह रही थी, जो क्रॉनिक कंडीशंस के पेशेंट्स हैं जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी नॉन डायबिटिक पेशेंट्स या नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स से कम होती है। दोज पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है या किडनी अफेक्टेड है या लिवर अफेक्टेड है, तब उन पेशेंट्स के अंदर कोरोना की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कई गुना ज्यादा होती हैं और सीरियस कंडीशन कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसलिए उन पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और ज्यादा हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करने की जरूरत है और अपनी ट्रीटमेंट को फॉलो करने की जरूरत है। जी डॉक्टर सबरवाल, आप ब्रेक के पहले एक बात का जिक्र कर रहे थे कि रैली और कुंभ मेले ये ऐसी वजह हो सकती है जहां से कि कोरोना संक्रमण होने में ज्यादा देर नहीं लगती, और हो भी रहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण रहा है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, जो कि हरिद्वार कुंभ से लौटे थे। आइए हम आपको अब वो तस्वीर दिखाते हैं। कुंभ मेले में भी आज भारी लापरवाही देखने को मिली। यहां शाही स्नान के लिए साधु और संतों की भारी भीड़ उतरी। तीसरे शाही स्नान के दौरान गंगा में डुबकी लगाने के लिए ये सभी उतरे और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। ये साधु जबकि हर की पैड़ी में गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे थे तो कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपके टीवी स्क्रीन पर आस्था की डुबकी में कोरोना को न्योता देता यह आस्था का कुंभ आपके टीवी स्क्रीन पर। आज तीसरा और मुख्य शाही स्नान पर्व है। इस समय हम मौजूद हैं हर की पैड़ी क्षेत्र पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पर्व पर, इस मौके पर यहां पर स्नान करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे हुए हैं और यहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं। आज का जो योग है ये 12 साल के बाद बना है। सूर्य मेष राशि में पहुंच गए हैं और गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में पहुंच गए हैं। ये जो योग बनता है ये 12 साल बाद बनता है, तब ये योग बनता है, तभी हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आज जो ये अमृत योग बना है, तो जो गंगा की धारा है ये एक अमृत की धारा बन गई है, अमृत योग है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इसमें डुबकी लगाने के लिए, इस अमृत योग में डुबकी लगाने के लिए, पुण्य का भागीदार बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि विशेषता ये है कि कोविड के साए में इस बार ये कुंभ मेला आयोजन हो रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो होता कम दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुबह 7-8 बजे तक ही यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। उसके बाद पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को खाली करा लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 अखाड़े शाम तक अपने क्रमवार स्नान करेंगे। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। हमारे संवाददाता को आप देख रहे थे कि वो कोरोना नियमों का पूरा पालन कर रहे थे और जहां तक उन्होंने जिक्र किया कि 12 साल बाद ये योग आया है, कुंभ राशि और मेष राशि का जो उन्होंने जिक्र किया, हम ये बता दें 12 साल बाद ग्रहों की चाल फिर ऐसी आएगी, लेकिन एक सदी के बाद जो ये मौका आया है, कोरोना ने सारी मानवता को हिलाकर रख दिया है। इससे लड़ना इस वक्त मानव जाति के लिए ज्यादा जरूरी है। आइए लौटते अपने पैनल पर। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता वैद्य, डॉक्टर मुदित अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंकिता, आज आपने कुंभ, जी हाँ, कुंभ का तीसरा शाही स्नान और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें आ रही है
कि प्रशासन ये कोशिश कर रहा है या ये प्रशासन की सोच है कि कुंभ को 15 दिन पहले ही खत्म कर दिया जाए? डॉक्टर अंकिता, ये जो आपके चैनल के माध्यम से जो मैं कुंभ की पिक्चर्स को देख पा रही हूँ बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं, मास्क भी लोगों ने नहीं पहना है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि इससे एक स्पर्ट ऑफ केसेस होने की संभावना है। अभी ऑलरेडी हम एक पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम ये इन चीजों को देखते हैं जो अभी हो रहा है, इससे कंट्रोल करना पाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को इन चीजों को और पहले सोचना चाहिए था कि इस कुंभ को ऑर्गेनाइज होने से या इसमें कुछ ऐसे लिमिटेशंस लगाते कि नंबर जो इंडिविजुअल से जो अटेंड कर रहे हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस लगा पाते। डॉक्टर अंकिता, कल उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने एक बात कही थी। उनका ये कहना था जो गंगा में डुबकी लगाएगा उससे कोरोना नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं, कोरोना वायरस ऐसा बिल्कुल नहीं जानता है कि वो गंगा के समीप ना पहुंचे। तो आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़ते हुए अभी मानवता को बचाना है। हमें बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोई ओवरक्राउडेड जगह पे नहीं जाना है। किसी को नहीं पता कोरोना को कंट्रोल अभी कैसे करना है, बट हम सबको इतना जरूर पता है कि अगर हम अपने आप को, अपनी स्थिति को कंट्रोल में रखते हैं, मास्क पहनते हैं, डॉक्टर अंकिता, तो बिल्कुल कंट्रोल कर डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर मुदित हमारे साथ है। डॉक्टर मुदित, आखिरी सवाल ये कि कोरोना को जानकारी है कि कुंभ मेले में नहीं जाना है और सियासी रैलियों में कोरोना को नहीं जाना है। डॉक्टर सबरवाल, कैन यू हियर मी? जी, आई कैन हियर यू नाउ। डॉक्टर सबरवाल, कोरोना को पता है, आपने तस्वीर अभी देखी, कोरोना को पता है कि कुंभ के मेले में नहीं जाना है और सियासी रैलियों और रोड शो में नहीं जाना है। हेलो डॉक्टर सबरवाल, कैन यू हियर माय क्वेश्चन? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। हेलो डॉक्टर सबरवाल, मेरा वक्त खत्म होता है। डॉक्टर सबरवाल, सॉरी, कनेक्शन के कारण, जी हाँ, तकनीकी खामी के कारण हम आपके पास नहीं आ सकते। डॉक्टर अंकिता, अगर आपने मेरा ये सवाल जो डॉक्टर अग्रवाल से मैं पूछ रहा था आपने सुना होगा तो एक छोटा जवाब चाहूंगा। जी बिल्कुल, जो अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि पॉलिटिकल रैलीज की जा रही हैं, कुंभ को अलाउ किया गया है, लेकिन स्कूल्स बंद है, एग्जाम्स कैंसिल किए जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा डिसीजन है, बट इसको भी हमें रोकना होगा। अगर हमें सर्वाइव करना है तो ये चीजें, पूजा पाठ, जो सारी पॉलिटिकल रैलीज है, ये सारी चीजें धीरे धीरे की जा सकती है। बट अभी जो स्टेज है, जब हम कोरोना देख रहे हैं, पीक पे जा रहा है, सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, इसको रोकना है तो इसके लिए हमें अपने आप को लिमिट करना होगा अपने हाउसेस से। ऐसे हम गैदर होकर एक जगह कोरोना को नहीं रोक सकते हैं बिल्कुल भी। जी हाँ डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर मुदित सबरवाल, आप हमारे साथ जुड़े आज के देश के सवाल के कार्यक्रम में, तमाम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते इंडिया न्यूज की मुहिम के तहत हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे। जी हाँ, सियासत वाले लड़ते झगड़ते रहेंगे, जी हाँ, चलता है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, राजनीति है, चलता रहेगा, लेकिन आप लोग कोरोना नियमों को तोड़कर अपना पुरुषार्थ दिखाने की कोशिश न करें, ये केवल उद्दंडता कहलाएगी। और इस समय फिर आपसे हम आग्रह करते हैं कि वैक्सीन के साथ साथ मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क भी एक वैक्सीन है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।